हाय वीवर्स, मेरा नाम अब्दुल हकीम है और मैं अपने चैनल सोनीजा टेक पर आपको वेलकम करता हूं। और बात करनी थी आप लोगों से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से, जिसमें हमने एक टॉपिक चूज़ किया है जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए हम ये ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं। और इसमें ये जो ट्यूटोरियल होगा इसकी एक ख़ास बात ये होगी कि ये हमने बिगिनर्स के लिए ही डिज़ाइन किया है। बिगिनर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बता दूं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। बिगिनर्स जिनको पहले से प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो, ठीक है। तो नॉर्मली जो ब्राउजिंग वगैरह और नेट यूज़ करना ये चीज़ें, तो ये उन लोगों के लिए, उनको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो इसमें वो लोग जो पहले से ही जो है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हैं या उनके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स मौजूद है उनके पास, तो उनको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर चाहें तो वो लोग भी ये देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मे बी कि उन्होंने जो किया हुआ हो वो ऐसा ना हो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है कि मुझसे भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो, तो वो अपने गाइडलाइन दे सकते हैं मुझे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कंप्यूटर तो आप जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को तरतीब देना, नज़म देना, निज़ाम बनाना कोई चीज़, और अच्छे तरीके से उसको बनाना और उसको यूज़ करना, या कोई भी इवेंट है उसको डिज़ाइन करना। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर आती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं इसके। तो कंप्यूटर भी ऑर्गेनाइज होता है कुछ चीज़ों से। तो वो चीज़ों को हमें देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ईडीपी से। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये एक नाम है पुराना, और इस फील्ड को आज आप आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये नाम 90s में चेंज हुआ था, उससे पहले इसको ईडीपी कहा करते थे। तो उसमें ये जो बेस करती है आईटी, इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो रनिंग में हैं आजकल। उसमें से जो पहले से एक चीज़ चली आ रही है वो है कंप्यूटर। तो हम इस वक्त जाएंगे कंप्यूटर साइट पे। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है उसकी छोटी सी एक डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट होता है कॉम्बिनेशन दो चीज़ों का। एक होता है उसकी प्रॉपर्टी या उसके एट्रीब्यूट्स, और दूसरा होता है उसका बिहेवियर या उसका काम, कि वो क्या काम कर रहा है, क्या फ़ायदा दे रहा है, ये चीज़ें। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो कंप्यूटर भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। एक वो फिज़िकल चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक लॉजिकल चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर चलने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हम इसमें इसको सब कैटेगराइज करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर साइड पे हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। सॉफ्टवेयर में दो कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नॉर्मली आम लोग जानते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं, लाइक MS ऑफिस है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, या ब्राउज़र्स जिसमें आप इंटरनेट की ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी अगर डेफिनेशन एक लाइन में कही जाए कि ये वो सॉफ्टवेयर जिनके अंदर हम मज़ीद कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर सकते। यानी इनको अगर हम ये कहें कि ये एंड यूज़र एप्लीकेशन होती है। अदर साइड पे हमारे पास होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनकी दो सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ट्रांसलेटर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, डॉस है, विंडोज़ है, मैक है, और बहुत सारे भी हैं। तो ये बेसिकली असल में ये होते हैं इंटरफेसेस। दूसरी साइड पे हमारे पास होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या उनको एक और नाम भी दिया जाता है ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स को पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मली हम आम ज़बान में ट्रांसलेटर किसको कहते हैं। तो सपोज़ हमारे सामने कोई चाइनीज़ आ गया, या कोई जापानीज़ है, या कोई ऐसी ज़बान वाला शख्स आ गया
जिसकी ज़बान को हम नहीं जानते, ठीक है, हम उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे इस वक्त मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मेरी बात को बराह रास्त डायरेक्टली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप नहीं जानते, और अगर मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके लिए हमें बीच में एक तर्जुमान, एक ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा, जो अदर एंड की बात सुन के मुझे पहुँचाए, मेरी बात सुन के उसको पहुँचाए, यानी उसको ट्रांसलेट करे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी होता है कि ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर समझ रहा होता है, और किन के लिए? यूज़र के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, सपोज़ हमने कीबोर्ड से एक ही की दबाई, तो हमें क्या मालूम कि वो अंदर जाके उसने उसको क्या लिया, किस तरीके से उसने उसको इंटरप्रेट किया, और जाके हमारे कंप्यूटर को या हमारे सीपीयू को जो उसके अंदर सामान है, जो उसका प्रोसेस हो रहा है, उसको क्या बताया, उसने किस तरीके से उसका रिज़ल्ट प्रोवाइड किया और हमें डिस्प्ले कर दिया, और हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें ए टाइप किया हुआ नज़र आ गया। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर बना हुआ होता है। तो वो लैंग्वेज को, उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेजेस में इसके लेवल्स होते हैं। तो इसमें नॉर्मली दो लेवल्स मशहूर हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके 3 लेवल्स बताऊँगा, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। ये 3 लेवल्स होते हैं। जब मैंने एक मिडिल लेवल यहाँ पे आपको बताया है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आगे चल के आपको बताऊँ कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस पूरे ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में, इसके बाद आने वाली वीडियोस में जहाँ कहीं भी मैं कोई टर्म यूज़ करूँगा तो ऐसा ना हो कि वो टर्म आपके लिए अजनबी हो, स्ट्रेंजर हो, आप उसको ना समझ सकें। तो उसके लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि जब वो टर्म यूज़ करने का वक्त आए, उससे पहले पहले मैं आपको उस टर्म के बारे में बता दूँ। तो अब आगे जो हमारा आने वाला टॉपिक है, उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मुझे आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में पता तो आपको होगा ये, क्योंकि स्कूल लाइफ में आप लोग कर चुके होंगे, थोड़ा सा रिवीजन देना है। तो ये नंबर सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं? नॉर्मली जो आपने देखे होंगे स्कूल लाइफ में 4 होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसकी टोटल लेंथ होती है 2, और इसमें जो नंबर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं 0 और 1। उसके बाद ऑक्टल है, उसकी लेंथ होती है 8, और उसमें नंबर यूज़ होते हैं 0 से लेके 7 तक, टोटल 8। उसके बाद डेसिमल होते हैं 0 से लेके 9 तक, टोटल लेंथ इसकी होती है 10 लेंथ होती है इसकी। उसके बाद आते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्योंकि ये डबल फिगर में नहीं जाते, सिंगल फिगर में ही रहते हैं, तो जब वो 10 यानी कि 9 आ गया, उसका जो पोजीशन थी वो 10 थी। उसके बाद फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट लगाए जाते हैं जो कि ए से लेके एफ तक होते हैं। ए 10 हो गया, बी 11 हो गया, इस तरीके से। तो ये इसकी टोटल लेंथ होती है 16। ये बताने का मकसद अभी आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस को समझने से पहले हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा जनरेशन होती क्या है। एक चीज़ होती है रेवोल्यूशन या एवोल्यूशन, यानी इर्तकाई मराहिल होते हैं किसी भी चीज़ के। कोई बनी चीज़ किसी इब्तदाई शक्ल में, स्टार्ट में बनी, फिर वो चेंज होते 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 एक नॉर्मली जो हमारे सामने कोई चीज़ होती है तो वो हम कहते हैं कि ये चीज़ है। सपोज़ एक बड़ी मशहूर मिसाल है, अक्सर बुक्स में और पढ़ाया जाता है लोगों को, कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से उसकी शक्ल चेंज होते 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 पता नहीं कितने हज़ारों, लाखों या करोड़ों साल के बाद इंसान बन गया। आई डोंट नो ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। ठीक है, तो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं लोगों के। तो वो जो अदवार थे उसके, वो जो
जो चेंजेस इसके अंदर आ रही थी वो उसकी जनरेशन्स थी, कभी किसी जनरेशन में था तो कभी किसी जनरेशन में, लेकिन आज हम इंसान की शक्ल में मौजूद हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसकी भी कुछ जनरेशन्स थी। लाजमी बात है कि इब्तदाई जो जनरेशन होगी वो बहुत फैली हुई, बहुत ज़्यादा उसमें काम करना होता होगा, उसके बाद फिर उसको आसान बनाया, फिर आसान बनाया, फिर आसान बनाया। तो उसकी बेसिकली 4 जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो हमारी है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर की थोड़ी सी इसमें मैं हिस्ट्री बताऊंगा आपको। कंप्यूटर के ऊपर जो यानी इसको ईजाद करने के लिए या इसको बनाने के लिए जो आइडियाज़ शुरू हुए थे, जो काम इसके ऊपर शुरू हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ था, जो 1917 में स्टार्ट हुई थी और ऑनवर्ड आई डोंट नो कब तक चली थी, वो 2-3 साल। तो उसके बाद जो है ये ज़रूरत महसूस की गई या आइडियाज़ आए कि कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो खैर उससे पहले आ चुकी थी। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस करती है कंप्यूटर के ऊपर। तो अगर आप हिस्ट्री को अब देखेंगे तो उस वक्त तक एरोप्लेन्स, रेडियो, ट्रांसिस्टर, टेलीफोन, इतनी सारी चीज़ें बन चुकी थी कि अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे बेस करती है तो ये बात गलत है। टेक्नोलॉजी उससे पहले आ चुकी थी, राइट। तो कंप्यूटर ने क्या किया, उस चीज़ को आसान कर दिया। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है और इसमें एक फ़िलासफ़ी आती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब इसके ऊपर काम शुरू हुआ तो ये आहिस्ता 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 1942 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, उससे पहले इसकी मुकम्मल यूजेबल शक्ल सामने आ चुकी थी। लेकिन वो जो स्टार्ट हुआ था, यानी वो अमेरिकन जो डिफेंस का जो इदारा है पेंटागन, उन लोगों ने पहला कंप्यूटर बनाया था और बाकायदा उन्हीं के लिए वो काम करता था। फिर ये समझ में आई बात कि इस कंप्यूटर से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं और इसको पब्लिक करने की ज़रूरत है। पब्लिक करने के लिए इसको ईज़ी करना पड़ेगा। ईज़ी क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उस वक्त ये कंप्यूटर बहुत मुश्किल था। उस वक्त इसको चलाने वाले, इसको यूज़ करने वाले या इसके ऊपर काम करने वाले लोग मखसूस लोग हुआ करते थे, जो कि करोड़ों में एक हुआ करते थे। और उनकी क्वालिफ़िकेशन ये होती थी कि वो एट अ टाइम फ़िज़िक्स, मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखते थे और वही लोग उसको चला सकते थे। तो सोचा ये गया कि एक चीज़ जो हमने बनाई है ये बहुत ज़्यादा आगे चल के फ़ायदा दे सकती है, तो उसमें जो है इसको मज़ीद पब्लिक किया जाए, तो उसके लिए इसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो मुश्किल क्या थी? मुश्किल ये थी कि उस वक्त जो कंप्यूटर पे काम होता था वो कंपोनेंट बेस काम होता था। जैसे सोल्डरिंग आयरन हाथ में है, मुख्तलिफ़ चिप्स वगैरह लगाई गई और उनकी यानी बिट को ऑन किया गया, ऑफ़ किया गया, तो उसमें एक लैंग्वेज वजूद में आई थी कंप्यूटर की, जो असल में डाली नहीं गई थी, जो बन गई थी। और वो लैंग्वेज आप अभी अपने रूम में जहाँ भी आप बैठे यहाँ भी बना सकते हैं, अपने रूम की लैंग्वेज को। जो आपके सामने स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बटन्स लगे हुए हैं, जिसको नीचे करें तो ऑन हो जाता है, ऊपर करें तो ऑफ हो जाता है। ऊपर 0 लिख दें, नीचे 1 लिख दें, ठीक है, ये बन गई आपके रूम की बाइनरी लैंग्वेज। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी बाइनरी लैंग्वेज बन गई थी। जब बिट ऑन हो तो 1 है, बिट ऑफ हो तो 0 है। तो वो बिट वाइज उसके ऊपर काम होता था, उस काम को कहते थे मशीन लैंग्वेज। जो ये लैंग्वेज इसकी बन गई थी वो मशीन लैंग्वेज थी। तो इसको ईज़ी करने के लिए फिर ये किया गया कि इसमें जो काम किए जाने लगे थे वो काफ़ी लंबे लंबे काम होते थे और उसमें बिट्स वगैरह 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 लंबे लंबे हज़ारों और बाज़ औक़ात लाखों कोड्स डलते थे, तो जब जाके कोई एक काम होता था। तो उस काम को ईज़ी करने के लिए ये किया गया कि उसमें वो काम करके और उसके सिंबल्स बना दिए गए और वो सिंबल्स होते थे हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। तो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में उन सिंबल्स को शॉर्ट कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, हेक्साडेसिमल वही मैंने अभी आपको जो नंबर सिस्टम बताया था, 0 से लेके 9 और फिर A से लेके F तक।
तो अब उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि वो हेक्साडेसिमल में वो नंबर्स जो उसके जो असल में वो होते थे मेमोरी के पाथ या एड्रेसेस, ठीक है। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया वो एड्रेसेस लंबे होते गए। तो वो कैसे लंबे होते गए वो एक अलग बात है, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, और मैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं करूँगा। उसलिए इस वजह से मैं आपको एक इजी एग्जांपल से दूंगा कि आपने देखा होगा अक्सर घड़ियों में रोमन नंबर्स में आपकी जो है ना वो नंबर्स डले हुए होते हैं। ये एक टाइम पे ये नंबर सिस्टम चला करता था रोमन का। तो रोमन में आपने देखा होगा कि 1 डाला तो ये 1 हो गया, 2 टाइम 1 डाला तो 2 हो गया, 3 टाइम 1 डाला तो 3 हो गया। 10 का सिंबल होता है x, 20 का डबल x। अब सोचें कि 100 का अलग सिंबल है, उसमें x बढ़ते ही जा रहे हैं, 500 का, 1000 का, 10,000 का, तो ये कितने सिंबल्स बन गए। मिलियन का कितना बड़ा सिंबल होगा। तो इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में भी जब वो नंबर्स डाले गए तो बात तो जाके घूम फिर के वहीं पे रुकी कि ये भी मुश्किल काम है, ये सिंबल्स कौन कब तक याद रखेगा। वो बाकायदा लिखे जाते थे। और एक बात और भी है कि इसमें वो जो सिंबल्स यानी असेंबली लैंग्वेज जिसके अंदर काम होता था, वो अगर अभी आप वैसे बाहर से देखेंगे, अंदर से कुछ नहीं देख सकते, आपका सीपीयू खोलें, उसमें एक जगह पे एक चिप लगी हुई होगी जिसके ऊपर लिखा होगा रोम। तो उस रोम के अंदर इसी असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके जितने भी हार्डवेयर आपके बोर्ड के साथ अटैच हैं उन सब के एड्रेसेस लिखे हुए हैं, मेमोरी के उसके पाथ लिखे हुए हैं, और उसकी बेस के ऊपर ये सारा आप सिस्टम चला रहे होते हैं, ठीक है। तो जब ये मुश्किल सामने आई तो सोचा कि यार इसको मज़ीद आसान करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अब वो जो सिंबल्स बनाए थे उन्होंने, उन सिंबल्स के भी एक सिंबल्स बना दिए। यानी पहले मशीन लैंग्वेज, मशीन के सिंबल्स असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज के भी सिंबल वो शॉर्ट कर दिए गए और उनको इंग्लिश लाइक कर दिया गया। तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल मैं दिया करता हूँ, CLS यानी क्लियर स्क्रीन, या CLR क्लियर स्क्रीन। तो इस तरीके से उसमें जो भी प्रिंट के लिए कोई और कमांड थी, इसी तरह डिस्प्ले के लिए कोई और कमांड थी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर उसके सिंबल्स बना दिए गए जो कि इंग्लिश लाइक थे, जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते थे असेंबली से, और असेंबली कम्युनिकेट कर रही होती थी मशीन लैंग्वेज से। तो वो सिंबल्स जो बनाए गए वो एक सेकंड जनरेशन की लैंग्वेजेस वजूद में आई थी, जिसमें सबसे पहले फोर्ट्रान आई थी, उसके बाद आई थी एल्गोल 1960 में, और ये एल्गोल 60 के नाम से ही मशहूर है। उसके बाद कोबोल, उसके बाद सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आज तक चल रही है, आज भी आप लोगों के सामने वो आती है, कभी टर्बो सी, कभी C++, इस तरीके से। तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस थी। एक टाइम ऐसा आया कि इसमें भी इनको पढ़ना तो पड़ता था ना, इनके सिंबल्स वगैरह, जब तक इनको बाकायदा पढ़ाया नहीं जाए कि भाई CLS है क्या, ठीक है। तो वो मतलब इस तरीके से हज़ारों की तादाद में उसके सिंबल्स होते थे, उनको बाकायदा पढ़ाया जाता था और ये बताया जाता था किस तरीके से काम होगा। तो लाजमी बात है कि उसकी भी लिमिटेशंस आ गई कि उस क्वालिफ़िकेशन पे भी हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो सोचा ही गया कि इसको मज़ीद आसान किया जाए। उसके लिए एक थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस वजूद में आई, जिसमें GW बेसिक है, उसके अलावा कोबोल है, और ये डी बेस है, ये डाटा बेस है, लेकिन इसके ऊपर यही काम होता है। तो वगैरह वगैरह और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इन लैंग्वेजेस के आने के बाद थोड़ा सा सुख का सांस लिया प्रोग्रामर्स ने कि चलो अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, हमारा वक्त बच गया। सोचे मशीन लैंग्वेज में मिसाल के तौर पे 1,00,000 यानी 100,000 नंबर्स डाले जाते थे, तो उसमें जब असेंबली लैंग्वेज हुई तो शायद वो 5,000 हो गए। फिर उसको और शॉर्ट किया गया, तो यानी ये सिंबल्स बन गए थे, इसके अंदर मज़ीद वो उसको छोटा किया गया। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम रही, तो फिर थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस वजूद में आई, जिसमें हमने ये देखा कि ये GW बेसिक वगैरह में इसमें बाकायदा पूरा इंग्लिश वर्डिंग्स ही यूज़ की गई। जैसे CLS था तो उसको बाकायदा क्लियर स्क्रीन ही लिख दिया गया। ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये कमांड उसमें ना हो, यानी और प्रिंट करना है तो PRINT पूरा लिखा जा रहा है, सबकी समझ में आ रहा है कि प्रिंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो आसान हो गई थी। तो एक अरसे तक तो उसके अंदर भी काम हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया
कि ये बात समझ में आई कि यार इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये थी कि ये लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर्ड हुआ करती थी। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होती है कि जिसमें एक आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसमें सारी चीज़ें आपको खुद बनानी पड़ेंगी। इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि ये जैसे फ़ैन है, फ़ैन की कितनी किस्में हैं। सीलिंग फ़ैन छत पे लटकता है, पेडिस्टल फ़ैन ज़मीन पे चलता है, ब्रैकेट फ़ैन दीवार पे लगता है, और एग्जॉस्ट फ़ैन है वो आपकी विंडो पे या किसी जगह पे लगता है जो अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है। ठीक है, तो इन सब की शक्लें अलग अलग हैं। तो इनके पीछे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। मोटर है इसकी बॉडी का शेप थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मोटर के साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं या किसी में अलग अलग भी हैं। तो ऐसा हुआ कि अगर कोई फ़ैन बनाना है तो उसके लिए सारे ही काम करने पड़ेंगे। उसकी मोटर, उसकी बॉडी, उसकी ग्रिल, उसके पर, उसकी केबल, बहुत सारी चीज़ें, उसकी बेस वगैरह, ये सब कुछ। तो उसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब भी वो काम करना है तो वो सारी चीज़ें बनाए। तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट जहन में आया कि क्यों ना कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिसमें ये जो कॉमन चीज़ें होती है, जो इन चीज़ों को बनाने में हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो बना के रख ली जाए, और जब ज़रूरत पड़े तो उनको कॉल किया जाए, ताकि उसकी कोडिंग तो कम से कम हमारा वक्त बचा ले। तो ये कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट का नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए वर्किंग स्टार्ट हुई थी, और एक फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस वजूद में आई थी, जिसमें जावा है, विजुअल बेसिक है, वगैरह वगैरह और बहुत सारी हैं। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है जावा। जावा के अंदर ये जो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, एक तो ये बात थी, लेकिन इसका एक बिल्कुल ही जिसको ये कहेंगे अलहदा से एक फ़ीचर था जो बहुत ही मुमताज़ करता था जावा को, और जिसकी वजह से जावा ने मार्केट में शूट किया, ये हर तरफ जावा का शोर हो गया था। वो फीचर था इसका वेब बेस्ड। बाकी लैंग्वेजेस में अगर कोई एप्लीकेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको वेब बेस्ड करना है तो उसके लिए पूरे प्रोग्राम्स आपको लिखने पड़ेंगे, जब जाके उस एप्लीकेशन को वेब के ऊपर आप चला सकते हैं, यानी इंटरनेट के ऊपर। जावा की एप्लीकेशंस जो जावा में बनाई जाती थी वो डायरेक्टली वेब के ऊपर आप उसको चला सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते थे, उसको यूज़ कर सकते थे। तो ये एक मेन फीचर था जावा का, और ये 95 में ये लॉन्च हुई थी। काम तो इसके ऊपर उससे तकरीबन 25 साल पहले से ही शुरू हो चुका था, और लेकिन बाकायदा तौर पे जो अनाउंस हुई थी 95 में, और किसी और नाम से हुई थी, आई थिंक ओआक के नाम से हुई थी, OWK के नाम से। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जावा रख दिया गया था। और उस वक्त जो है ये छा गई थी किस बेस के ऊपर कि उस वक्त जितनी भी मोबाइल फ़ोन्स बटन वाले आया करते थे, जो भी नोकिया वगैरह, उसमें जावा के ही प्रोग्राम चल रहे होते थे। ठीक है, तो आज भी आपके पास जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर में ये जावा के ही एप्लीकेशंस रन हो रही होती है, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी जावा का ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जावा में कितने इसके जो है ना, इसे हम कहेंगे डिपार्ट हैं, या इसके कुछ यूँ समझ लें कोर्सेज़ हैं इसके। तो वो 5 कोर्सेज़ हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है कमांड लाइन एप्लीकेशंस, उसके बाद आती है GUI एप्लीकेशंस, उसके बाद आती है एप्लेट, फिर आती है सर्वलेट, और फिर आती है JSP। जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कमांड लाइन एप्लीकेशन से। कमांड लाइन एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ये वो एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारी डॉस के ऊपर, डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ब्लैक स्क्रीन आती है, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं और डॉस भी कहते हैं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर वो हमारी एप्लीकेशंस कंपाइलेशन और उसकी एग्जीक्यूशन होती है, ये इसको कमांड लाइन एप्लीकेशंस कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है GUI एप्लीकेशन। GUI एप्लीकेशन में ग्राफिक्स इन्वॉल्व होती है, और उसमें माउस वगैरह आपकी विंडोज़ आ जाती है, विंडो बेस काम होता है, बटन्स, चेक बॉक्सेस वगैरह, रेडियो बटन्स, टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन वो सेकंड स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप है आपका कमांड लाइन एप्लीकेशन, जहाँ पे आपकी बेस बनाई जाएगी, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल डेफिनेशन वगैरह,
जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी, इसके बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। यानी आपकी बेस बनाई जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट्स बनाए जाएंगे। उन कॉन्सेप्ट्स के बाद सेकेंड स्टेप में हम GUI एप्लीकेशंस बनाएंगे, जिसमें हम वो वाली एप्लीकेशंस बनाएंगे, बल्कि GUI में भी और कमांड लाइन में भी सिर्फ वो एप्लीकेशंस डिज़ाइन होती हैं जो किसी PC पे चल सकती है। ठीक है, इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तीसरे स्टेप में हमारे पास आता है सर्वलेट। सर्वलेट वो एप्लीकेशंस होती हैं जो वेब पे रखी जाती हैं, और वो जब यूज़र उसको, यानी हमने कोई भी अपने वेब पेज के ऊपर उसकी कोई एप्लीकेशंस को रखा हुआ है, तो वो यूज़र की मशीन पे आके उतरेगी, डाउनलोड होगी, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और यूज़र की मशीन पे ही वो काम करेगी। पीछे से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, जस्ट वो सॉफ्टवेयर के हमारी मशीन तक गिरने तक का ताल्लुक़ होगा नेट से, उसके बाद वो हमारी मशीन के ऊपर ही काम कर रही होगी। ठीक है, तो वो एप्लेट होती है। एप्लेट का अगर हम इसके नाम के दो टुकड़े करें तो इसका सही मानों में समझ में आ जाएगा कि एप्लेट होते क्या है। ये होते हैं बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम एप्लीकेशन पैलेट्स भी कह सकते हैं, यानी छोटी छोटी प्लेटें डिज़ाइन कर दी जाती हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है, यानी आप यूँ कह लें कि इसको सर्वर एप्लेट, इस सर्वर पे चलने वाले प्रोग्राम्स। सर्वर की एक अलग ही डेफिनेशन है, उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप शॉर्ट में यूँ समझ लें एक लाइन में कि सर्वलेट वो होते हैं, सर्वलेट जो कि वेब के, यानी जो वेब सर्वर होता है उसके ऊपर वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, या वो एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होती है, या वहीं पे वो प्रोसेस कर रही होती है। बेसिकली सर्वर की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, सर्वर के 3 काम होते हैं: रिक्वेस्ट लेना, प्रोसेस करना और रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, ये सर्वर का काम होता है। ये कभी नेटवर्किंग का मैं अगर लॉन्च करूँगा कोई कोर्स तो उसमें आपको इसकी डिटेल बताऊँगा सर्वर बेसिकली होता क्या है। अच्छा, उसके बाद जो 5वीं कैटेगरी हमारी आती है वो होता है हमारे JSP। JSP क्या होता है, ये जावा सर्वर पेजेस होते हैं, जो बेसिकली सर्वर से ही हमारी जो एप्लीकेशंस होती है वो यूज़र की मशीन पे आती है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन सर्वर से ख़त्म नहीं होती है, वो बैकग्राउंड में सर्वर से ही काम कर रही होती है और यूज़र उसको यूज़ कर रहा होता है अपनी मशीन के ऊपर और सर्वर से उसका रिस्पांस ले रहा होता है। तो ये हमारे 5 कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब आखिर में जो है वो एक चीज़ जो अक्सर लोग कहा करते हैं वीडियो के स्टार्ट में और एंड में भी, और कुछ बीच बीच में भी कहते हैं, तो मैं सिर्फ इशारा करूँगा, कहूँगा नहीं आपसे वो बात। तो बात यह है कि मैं आपके सामने एज अ टीचर मौजूद हूँ। ठीक है, वैसे दोस्तों यारों में तो मैं ये बात कह सकता हूँ लोगों को, आम लोगों को, मिलने जुलने वालों को, लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं कह सकता जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। वजह उसकी क्या है कि एक टीचर जो है, या जिसको गुरु कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, उसका एक मर्तबा होता है, एक मकाम होता है, उसकी ग्रेस होती है, उसकी प्रेस्टेज होती है, और इसको ईगो नहीं कहते। ईगो बुरी चीज़ होती है, लेकिन ये प्रेस्टेज और ग्रेस होती है। तो अगर कोई टीचर वो बात कहे तो वो उसको सूट नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए वो बात मैं यहाँ पे आपको नहीं कहूँगा, मैं आपसे कोई बैगिंग नहीं करूँगा। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अक्सर एक मूवी है शराबी, इंडियन मूवी है, जिसमें बाप बेटे के डायलॉग हैं, हीरो और उसके बाप के, जिसमें बाप कहता है कि मैं ये जो दौलत इकट्ठी कर रहा हूँ ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी की आसानी के लिए। तो जवाब में हीरो जवाब देता है उसको, वो फ़ारसी में एक लाइन बोलता है और वो बाप फिर उसका मतलब पूछता है, तो उसका ट्रांसलेट करके बताता है कि अगर औलाद लायक है तो दौलत इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है, और औलाद अगर नालायक है तो दौलत इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या है। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको, यानी कि इसकी सेंस कुछ और है इस बात में, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोल्ड करूँगा कि अगर मैंने आपको, अगर अच्छा ट्यूटोरियल मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो बात आपको कहने की ज़रूरत क्या है, और अगर मैं आपको सही तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो बात कहने का फ़ायदा क्या है। मैं कितना भी कह लूँ आपको वो बात, आप नहीं करेंगे वो काम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।